वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम सभी लोग लूसेंट बुक के जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों, अगर आपसे पूछे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और अस्थाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में था, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था संविधान को बनाने में। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कितना? 6। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं किस देश से जो ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। अगला है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया प्रेरित है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान के, 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह संविधान के चौथे भाग में है। किसमें? चौथे भाग में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 के क में है, भाग क में। अगला है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। अगला है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर भारत प्रथम राज्य गठित किया गया। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक का निलंबन कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान की जो अस्पृश्यता उन्मूलन है वह अनुच्छेद 17 में है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट है,
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 11 में। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। कौन सी एकल नागरिकता? नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक बाहर रहने पर जो नागरिकता है हमारी वह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के गोवा के राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। किस संशोधन द्वारा मूल्य कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो संसद की बैठक है वह होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। अगर पूछे संसद का उच्च सदन, तो राज्यसभा जो है हमारा संसद का उच्च सदन है। क्या? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो थी भारतीय गणतंत्र में 12वीं जो राष्ट्रपति बनी थी, 12 नंबर की। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वह हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अगला है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ जो है उसका स्थान दिया गया है। किसको? राज्यों का संघ को। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है किसी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का विधानसभा का कार्यकाल होता है। कितना? 5 वर्ष का। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन होता है तो राज्य का कार्यभार जो होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। किसके? राज्यपाल के हाथ में। अगला है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। किससे? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व देते हैं।
कौन? नीति निर्देशक तत्व। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला है संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 के ए में है। भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संसद का स्थायी सदन कौन होता है? तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। अगला है भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का तीसरा अंग है। क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। अगला है संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल की प्रथा है वही भारत की देन है। क्या? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद की कार्यवाही में जो प्रथम विषय होता है वह प्रश्नकाल का होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। क्या? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु अपनाई जाती है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला है भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत में। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए सभी एग्जाम को देखते हुए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। आप लोग पूरी क्लास में बने रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। दिया गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु। अगला है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए? तो 6 माह का अधिकतम समय का अंतर होना चाहिए राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य। अगला लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। कितनी? 25 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पेश किया जाता है। अगला है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक जो है उसको केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? तो मोरारजी देसाई जो थे उनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे। नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई थे। अगला है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा को देता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता कौन है? तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट महान्यायवादी की नियुक्ति के किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है।
महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा महान्यायवादी को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 88 में वर्णित है। क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महाअभिलेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देता किसको है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की आयु तक है। कितना? 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार है। याद रखिएगा, भारतीय संसद को है यह अधिकार। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है न्यायाधीश उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा जो है राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल। किसको अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो किसकी अनुमति के बिना है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी जो है पहली मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। अगला है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगला, विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? तो 52वें संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। कौन सा? 52वें संशोधन द्वारा। अगला है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? तो कभी नहीं हुई है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा। याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में संविधान के पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। किसमें? भाग 9 में। अगला है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन का उल्लेख है। अगला है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ कब था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ भारतीय संविधान में।
अगला है कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है परिवर्तन। अगला, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व का लक्षण जो है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। अगला, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई है विधि के समक्ष समता। अगला है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? तो 20वें भाग में संविधान के संशोधन किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356 का संबंध। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। किसमें? अनुच्छेद 63 में। अगला, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में भारतीय संविधान में भारत को वर्णित किया गया है। अगला है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्य का गठन और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। अगला है, भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को है। BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने संविधान के हृदय एवं आत्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में संविधान में। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारत के सभी नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य।
नेक्स्ट है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतर होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का अंतर होता है। अगला है सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अगला है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है राष्ट्रपति पद अगर रिक्त हो जाए तो। अगला राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता किसको है? तो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दान दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष आवश्यक है। अगला है उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नेक्स्ट लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है लोकसभा व राज्यसभा में। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार। भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वीएस रमा देवी भारत की प्रथम महिला सचिव थी। इसमें भारत दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखते हैं राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई। अगला है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थी भारत के राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अगला लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो 552 लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या है कितना? 552। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। किससे? चिपको आंदोलन से। अगला है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेनजिंग नोर्गे भारत के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। दोस्तों नाम याद रखिएगा, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अगला है पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अगला अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन पुस्तक लिखी। अगला है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किनसे? सर सैयद अहमद खान से। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। तो दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। अगला है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र। अगला है किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली का दिन था 1883 में
स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसकी? बाणभट्ट की कादम्बरी रचना है। अगला है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय है। कहाँ पे? वाशिंगटन में। अगला है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रिवर्स फ्लिप का संबंध हॉकी से है। किससे? हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो जो शुष्क सेल होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या? अमोनियम क्लोराइड। अगला है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। कहाँ पर? असम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र हमारे भारत देश का है। किसका? भारत का है। अगला है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल तिकोन परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। याद रखिएगा, किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक मौर्य ने की। किन्होंने? अशोक मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। अगला है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो गंधक है अगर उसके साथ हम लोग रबड़ को गर्म करते हैं तो यह जो क्रिया होती है वल्कनीकरण कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। किस पहाड़ियों में? नीलगिरी की पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। कब? 1946 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। गज में पूछेगा तो 22 गज बोलेंगे, तो और फुट में पूछेगा तो 66 फुट बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राई सोनीपत में स्थित है। कहाँ? राई के सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे और इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। अगला सवाल है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की? तो दोस्तों पहली बात तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 12 मार्च 1940 को हुआ था और किसने करवाया था? माइकल ओडायर ने। और किसने लंदन में उनकी हत्या की थी माइकल ओडायर की? तो उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी लंदन में, उधम सिंह ने। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों जो टोडा जनजाति है वह तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों हरियाणवी जो भाषा है उसकी पहली फिल्म चंद्रावल है। क्या? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। क्या? कामरूप है असम का पुराना नाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो दोस्तों प्याज लहसुन में सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें गंध होती है।
केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु गठित किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड का था। क्या नाम है उनका? एडविन ल्यूटिन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन व रात बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? मदुरई तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। कहाँ पे? भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। हमारा अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। किससे? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कहाँ? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो लेह लद्दाख है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस निकलती है दलदली भूमि में? मेथेन गैस निकलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन है, विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र से टोडरमल संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो का टीका खोजा था। अगला है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर जो है उनकी विशाल प्रतिमा है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, जो कि जैन संत हैं। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। सवाल है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है संसार में। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कौन सी? खरीफ की। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ में जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है उसको नेक चंद्र ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती के खेल से योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार संबंधित हैं। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो शाहजहां ने बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई? तो जहांगीर, जो कि मुगल बादशाह थे, इनके शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवाई थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थानों पे लगता है। हरिद्वार में, इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और उज्जैन में है, नासिक में। तो 4 है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार के किनारे गंगा नदी, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है, उज्जैन में सिप्रा है, नासिक में गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था? तो हैदराबाद ऐसा नगर है जो अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था। नेक्स्ट है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है भारत में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, जो पिन कोड प्रणाली है, उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ 15 अगस्त 1972 ईस्वी में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे है। कौन सा? भारतीय रेलवे है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन में प्रथम विद्युत रेल चली। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी तल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि जो होती है वही डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो होता है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अगला है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% सूर्य में हीलियम की मात्रा पाई जाती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वह क्रोड कहलाता है।
नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कोढ़ की इकाई क्या होती है? तो कोढ़ की इकाई स्टेरेडियन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्न्याशय की कोशिकाओं के द्वारा, जो अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। अगला है प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है प्रकृति में। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोधिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स जो होता है वह अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में विकसित होता है भ्रूण, उसको प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट है वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी जो होती है वह ले जाती है। अगला है कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत हमारा जो होता है वह ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो दोस्तों जब निलय का संकुचन यानी सिकुड़ता है जब निलय, तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। कहाँ? महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट है वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो वह कौन सा लवण है? तो अम्लीय लवण कहलाता है, वह अम्लीय माध्यम में होगा। और जिसका 7 से ज़्यादा होगा मान, तो वह क्षारीय माध्यम में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु फूल नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल पौधों में बाहर निकल जाते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो रंध्र रहता है, जो छिद्र छोटा छोटा सा होता है पौधों में, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है फेफड़ों का आकार। अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, उपचयन की प्रक्रिया है भोजन का पाचन होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस होता है जैसे वायरस से, वैसे ही वायरोलॉजी हो गया, ऐसे याद रखिएगा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो दोस्तों जो द्रव होता है वह गोल आकृति ले लेता है। अगर पानी की बूंद है वह गोल आकृति लेती है तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी जो विटामिन है जल में घुलनशील है। और आपसे पूछे वसा में घुलनशील तो बताएंगे ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। विटामिन ए, डी, ई के जो है वसा में और बी जल में विटामिन बी सी घुलनशील है। अगला है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर सीवी रमन है जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है। अगला है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं। अगला है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जिसे कहते हैं वह किसके कारण होता है? तो जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग वह हो जाता है जस्ता की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो दोस्तों फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है
जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस है जो कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और इसके कारण हमारी मृत्यु भी हो जाती है। अगला है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब झरने से जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो दोस्तों, केंचुआ जो होता है वह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है रक्त परिभ्रमण करने में। अगला है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो बिजली का वाहक है वह आयन है। क्या है? आयन। अगला है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। तो कहाँ से? बाएं सिरा से प्रवेश करती है। अगला है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। अगला देखते हैं, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बनाता है? तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जैसे हम लोग सेब को काट के रखते हैं, कुछ टाइम बाद उस पर भूरे कलर की परत सी लगती है, वही क्या है? आयरन ऑक्साइड होता है, जो वायु के साथ क्रिया करता है, बन जाता है आयरन ऑक्साइड। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन है, जो कि अंतःस्रावी हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो दोस्तों, जब पाचन की क्रिया होती है तब प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मंड जो स्टार्च होता है, मुख से निकली लार उसका पाचन करती है। अगला है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का जो WBC है उसका मुख्य कार्य है, संक्रमण से हमारी रक्षा करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है स्वीटेक्स में, जो मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। क्या नाम है? कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। अगला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। करीबाबाद कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में करीबाबाद स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी चोटी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? 2696 मीटर ऊंची है। अगला है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? एंड्रोट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वह चीन के अधिकार में है, वह अक्साई चीन कहलाता है। क्या? अक्साई चीन। नेक्स्ट है, इस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था।
तो अरुणाचल प्रदेश को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है स्थित है। अगला है अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर आसवान बांध है जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है। अगला है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो स्वेज तथा पोर्ट सईद स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित है, उसका नाम है स्वेज तथा पोर्ट सईद। अगला है वन विज्ञान एवं तकनीक कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। किसकी? झेलम नदी की। अगला है बेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? तो बेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो अचानक बैरोमीटर का गिर जाना तूफानी या चक्रवातीय मौसम का संकेत है। अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, मंगोलिया में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी में और केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? पेरियार नदी पर और केरल राज्य में इडुक्की परियोजना है। अगला है गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन गेहूं उत्पादन में प्रथम है। अगला है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कहाँ पे? दामोदर नदी पर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला है नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थल है? तो नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति का निवास स्थल है। अगला है मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी की सहायक नदी है मेची नदी। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? तो लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का। अगला है धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। अगला है भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया? तो राजा चेलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र पूर्वी व पश्चिमी घाट में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया था। अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला सवाल है कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो गंगा यमुना व सरस्वती मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो कि रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। अगला है नदियों की चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस निकलता है नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से। अगला है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो नेटवर्क है किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है?
तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला है भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो कनाडा देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है भारतीय जीएसटी मॉडल। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनवाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगणक के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जॉन मेनार्ड किन्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी। तो जॉन मेनार्ड किन्स अर्थशास्त्री थे जो कि उनके विचारों से प्रेरित थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। अगला है बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आयात निर्यात गतिविधियों का ना होना है। हमारा अगला सवाल है अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है। अगला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1969 में दिया गया था प्रथम। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम इंसान कौन थे। तो अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। कौन थे, अमर्त्य सेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो विकसित अर्थव्यवस्था वह कहलाती है। जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है तो वह विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अगला है अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी। तो हेरोड डोमर योजना पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जो था सबसे कम रहा था। अगला सवाल है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। तो विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है। अगला है भारतीय बजट का प्रणेता फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है। तो जेम्स विल्सन को माना जाता है भारतीय बजट का प्रणेता। अगला है भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत कब किया गया था। भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया तब आप बताएंगे 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था,
समूखम चट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 में उसके अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है भारतीय संविधान का सरकार। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो आर.के. शनमुखम चट्टी, वही हमने पीछे बताया। आगे है, भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगला है, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो भारत का पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 1963 के मध्य प्रस्तुत किया। अगला है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राजीव गांधी ने भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो भारतीय संविधान में कृषि को राज्य सूची के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो कृषि के क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। अगला है, निजीकरण से आशय क्या है? तो निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण होना ही निजीकरण है। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो एक शेर है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित की अनुशंसा की थी। अगला है, भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य मील निर्मित कपड़े का गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा महारत्न की शुरुआत, जो महारत्न योजना थी उसकी शुरुआत 19 मई 2010 को की गई थी। अगला है, सूचना क्रांति के सी क्लार्क को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ऑर्थर की संज्ञा प्रदान की जाती है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। अगला है, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग और व्यय है। अगला है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? 7.8%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे ज़्यादा रही है। अगला है, सकल घरेलू उत्पादन जो जीपीडी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो जीपीडी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। नेक्स्ट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉरिस ने वर्ष 1976 में किया था जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन। अगला, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि पीपीपी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? जी.आर. कैसल ने आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किया था। अगला है, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व होता है। अगला है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी का अस्तित्व क्षेत्र जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो माल्थ ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो इनकम टैक्स जो है वही प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संतुलन विश्लेषण एवरेज बैलेंस जनरल किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण लियोन वालरस ने विकसित किया था। अगला है किस भारतीय राज्य की जीडीपी दर सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य की जीडीपी दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो रेपो रेट में वृद्धि करना चाहिए। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो राष्ट्रीय आय के लिए सेवा का अधिकतम योगदान है। अगला है मूल्य ह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो मशीनरी के मूल्य की हानि है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एसडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महमूद उल हक द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। अगला है सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास ही सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। अगला है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। अगला है कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो अधिभार कहलाता है। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो फ्रांस ने वर्ष 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के अंतर्गत संविधान के जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। अगला है लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को लैफर वक्र प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है वे कौन भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। अगला है SEZ का पूरा नाम? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। है आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो आंतरिक व्यापार शेयर मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तो तरलता में वृद्धि करना डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव है। अगला है पसच बंकन सप्लाई वर्क का संबंध किससे है? तो श्रम से है। अगला है विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? विश्वव्यापी मंदी 1929 में हुई। कब हुई है? 1929 में। अगला है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो सेबी भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण करता है। अगला है बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। तो क्या बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। अगला है आर्थिक विकास का प्रचार क्या है? तो प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय ही आर्थिक विकास का प्रचार है। अगला है महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो राज्य विहीन समाज ही महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत आय ही व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है। अगला है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है तो क्या है जिसमें ना तो आयात हो ना ही निर्यात, वही बंद अर्थव्यवस्था है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य अनुपात है सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द। अगला है किसी देश में उत्पाद किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है जीडीपी। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला है भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है? तो सेबी को कहा जाता है भारतीय बाजार का वॉच डॉग।
तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।